टीबी कुष्ठ आयुष्मान भारत नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला से प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत ने उनके विभाग से जुड़े कई विषयों को लेकर की बातचीत। प्रभात टीवी के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं हमारे साथ डॉक्टर अनिल शुक्ला, जो जिला नर्सिंग होम एक्ट के अधिकारी हैं और टीबी कुष्ठ आयुष्मान भारत के भी अधिकारी हैं और लगातार ये इस विषय को लेकर काम भी कर रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे। सर, टीबी जो है और कुष्ठ को लेकर लगातार आप काम कर रहे थे, तो कितना सफलता मिला इस जिले में? देखिए, सबसे पहले मैं कुष्ठ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको पुराने ज़माने में पहले लोग कोढ़ के नाम से भी बुलाते थे, और जिनके परिवार के सदस्यों को अगर ये बीमारी होती थी तो ऐसा बताया जाता है कि लोग उसको अपने घर से, समाज से अलग कर देते थे। मतलब एक छुआछूत की भावना रहती थी। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि अवेयरनेस लोगों में, जन जागरूकता लाना सबसे पहला मैंने संकल्प लिया। और लगातार हमारे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जो भी हमारे लेप्रोसी के जो एनएमए हैं या जो पुराने रिटायर्ड एनएमए थे, हमने सबका सहयोग लेके कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उनके अनुसार जो भी हमको सुविधा दी गई, हमको इसमें जो मदद मिली, तो कहीं ना कहीं सहयोग लोग हम जो जितने भी हमारे लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है जिले में, उसमें हमने सबसे पहले जो है उनको डिवाइड किया रूरल और अर्बन में। लगभग दुर्ग जिले में मैं मानता हूं कि लगभग 70% पॉपुलेशन जो है अर्बन में रहती है, लेकिन सोशल स्टिग्मा की वजह से कई लोग छुपाते थे, बताते नहीं थे। तो हमने एक कार्यक्रम चलाया था पहले पूर्व में 19-20 में, सापेल करके, स्पेशल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी। उसमें हमने सापेल 1 और सापेल 2 में लगभग 849 नए केस निकाले थे, जिसमें कि लगभग 84 बच्चे थे। और मुझे ऐसा याद है कि उस कार्यक्रम के सफलता के बाद जो है हमारे जितने भी इसके जो कर्मचारी थे, जो लोग इससे जुड़े थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इसमें हमको हमारे सिर्फ जुड़ने बस से नहीं होता, इसमें जनता का भी समर्थन चाहिए, जो सामाजिक संस्थाएं। कितना कमी आई उसमें, कितनी कमी? उसमें वही मैं बताना चाह रहा था कि जो उस समय हमने जब ये अभियान चलाया था, तो लगभग इसमें क्या है, 2 टाइप के केस रहते हैं। एक होता है पीवी बोलते हैं उसको, जो पैसिव बैचलर, और दूसरा मल्टीपल बैचलर, एमबी केस। पीबी केस जो रहता है उसमें 0 से लेके 5 तक जो है शून्य वाले दाग रहते हैं शरीर में, और उसके बाद अगर वो चीज़ बढ़ती है या कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो फिर हम एमबी केस में बोलते हैं। अगर एमबी केस में भी अगर वो डिलेट हो गया उसको ढूंढने में, तो फिर वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और फिर विकृति आ जाती है, जिसका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराते हैं 1 साल का ट्रीटमेंट बाद। तो जो कमी है उसका रेशियो ऐसा है कि उस समय हमने जो है जब अभियान चलाया तो हमने हर जगह सर्वे किया, तो जो प्रिवलेंस रेट है वो WHO गाइडलाइन में 1 होना चाहिए पॉपुलेशन में। अब उसमें आज की तारीख में हम अगर उसको देखें तो वो प्रिवलेंस रेट हमारा उस समय 3 पॉइंट समथिंग था, फिर 2 पॉइंट हुआ, फिर कोविड आया, लेकिन हमने मेडिसिन MDT, इसकी जो दवाई का नाम है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, हमने हर जगह पहुंचाया। इवन कोविड में भी हमारे जो जितने भी एनएमए से वो लगातार इसमें सर्वे कर रहे थे। तो चूंकि इसका मेन मुद्दा यही है कि आप जब भी इसमें कार्यक्रम की जब कोई माइक्रो प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहला है कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, जितना आप अर्ली इसको डिटेक्ट करोगे, उसका ट्रीटमेंट चालू करोगे, तो हम उसको शुरुआत में ही पकड़ लेंगे और वो स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, और इसकी जो दवाई है, अगर वो पहला डोज ही अगर आप ले लेते हो तो 99% जो है वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों में जन जागरूकता, हमने रैली निकाली, कुछ कंपटीशन स्कूल में करवाया, लगातार अगर ये सर्वे होता रहेगा तो धीमे धीमे जो है, अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में लक्ष्य क्या रखे हैं? लक्ष्य जो है हमारा इसमें कुछ नहीं, लक्ष्य सिर्फ यही है कि इसको हमको 2027 तक भारत सरकार का जो एक संकल्प है कि इसको खत्म करना है। लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जितने भी जिले काम कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला अभी 3 दिन पहले हमारी VC हुई थी, और वहाँ से हमको इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग को, सीएमएचओ साहब को, कलेक्टर मैडम को इसके लिए बधाई दिया गया कि आपने 116 नए केस निकाले। आप सर्वे जब करेंगे तो प्रिवलेंस रेट बढ़ेगा, लेकिन बाद में फिर वो कम होगा। आपके ये काम को देखकर जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई, आयुष्मान मिला, नर्सिंग होम की जिम्मेदारी मिली, नोडल अधिकारी बनी। तो आयुष्मान में भी अभी जो कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि आयुष्मान में कहीं भी कोई नर्सिंग होम में जाते हैं इलाज कराने तो पहले पैसा मांग लिया जाता है, तो उसको लेकर सुधार कैसे किए, कैसे सुधार हुआ? वो
क्या है कि जब भी इस तरह की कोई शिकायत, क्योंकि अभी हमने देखा जब से हमने इसका प्रभार देखा है, तो हमने ये देखा कि कहीं न कहीं 104 नंबर में जो लोग शिकायत करते हैं, जो संतुष्ट नहीं रहते जिनसे, क्योंकि जो भी इसके हितग्राही हैं आयुष्मान कार्ड के, बीपीएल और एपीएल, बीपीएल में क्या है 5 लाख रुपए तक का उनको मिलता है, और लगभग इसमें 163 ऐसी बीमारियां हैं, उसमें पूरा चार्ट डिस्प्ले रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। 163 ऐसी बीमारियां हैं जो सरकारी संस्थाओं में रिजर्व है। लेकिन आयुष्मान में ये देखा गया है, आपका कहना सही है, कि समय समय पर हमारे पास लिखित में शिकायत आती है कि हमसे यहाँ पे नकद ले लिया गया, और जब जब शिकायत आई, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो चाहे छोटा हॉस्पिटल है, उसमें हम पूरे प्रक्रिया का पालन करके नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमने बीच में एक लास्ट वीक में एक बैठक ली थी, सभी हॉस्पिटल वालों को बुलाया था। उसमें हमने ये बताया है कि जब भी आप किसी मरीज से कोई भी चीज कोई आता है लेकर के मरीज के परिजन को, उनको आप पूरी जानकारी दीजिए, काउंसलिंग करिए उनको कि आपके यहाँ वो है, और आपके यहाँ जहाँ बैठते हैं रिसेप्शन के पास मरीज लोग, वहाँ पे डिस्प्ले करिए कि आपके यहाँ जो भी जितने भी कार्यक्रम है उसकी क्या कार्य योजना, उसमें क्या क्या लाभ मिलता है आयुष्मान में उसको। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल स्टोर से जो दवाई लेने का जो कई बार क्या होता है वहाँ पे रिसिप्ट नहीं देते, इसकी शिकायत लगातार है। इसको हमने संज्ञान में लेकर के अभी इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आपको जब भी कोई दवाई दें, क्यों ना उसमें आयुष्मान में है या नहीं है, उसको भी आप रिटर्न में उसको रिसिप्ट देंगे, ताकि कल ये प्रमाणित हो सके कि आपने सही नकद दिया। क्योंकि ऐसा है उसमें प्रावधान कि अगर आप नकद लेते हैं तो पहली बार अगर आपको नोटिस दिया जाता है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसमें आपको 3 महीने के लिए आपका वो सस्पेंड हो जाएगा, दूसरी बार शिकायत होने में 6 महीने, और तीसरी बार आप ब्लैक लिस्टेड में। नर्सिंग होम का एक लोगों का जो चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उन लोगों का एक रहता है कि बहुत कम पैसा, उतने कम पैसे में इलाज करना संभव नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। तो वो क्या कुछ रेट के कारण ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कतें कहाँ हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली में इशू दूसरा है। वो होता क्या है कि जो आयुष्मान में जब ब्लॉकिंग होती है, उसका सिस्टम है ऐसा कि जब वो ब्लॉक होता है, कूड़ होकर के आता है, तो बल्क में जब रिलीज होता है पैसा, इसमें क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% शेयर रहता है, और जो राज्य सरकारें रहती है उसका 40% रहता है। तो जब भी इस तरह की कोई बात कहता है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आयुष्मान लोग अप्लाई किए हुए हैं लेकिन अभी नहीं, किसी को दिया नहीं जा रहा है, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा कि इसमें कोई रेट का इश्यू है, क्योंकि पैसा तो उनको पूरा मिलता है जो भी उसमें आपके जो उसमें सिस्टम में अपडेट है, लोड है। और ये जरूर है कि अभी इस समय बीच में कुछ, क्योंकि कुछ सर्वर वगैरह के इशू आ रहे थे जिसको रिजॉल्व कर लिया गया है, और जो वहाँ की जो टीम काम कर रही थी दिल्ली की, वो नई टीम अभी आई है। बहुत सारे चीज़ें अभी डिजिटल में सबको, स्टाफ नर्स को, डॉक्टर को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनको भी अभी 10 दिन पहले जो है सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड के साथ जो है आपका ये जो परिवार जो कार्ड रहता है, राशन कार्ड, उसको लिंकअप करना रहता है आधार कार्ड के साथ, ताकि ये पता चल सके कि उसमें कितने मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि तो क्या उसमें निर्धारित है क्या 2 दिन ही उसको एडमिट रहना चाहिए? अलग अलग बीमारियों का अलग अलग है। जैसे आपको कटेट का मैं बता रहा हूँ, और डिलीवरी का ये पहले था, लेकिन बाद में इसमें बैन लग गया क्योंकि लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे थे, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जब उसका जांच कराया गया कमेटी के द्वारा तो सही पाया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज करना है वो ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, और सब चीज का वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूँ। डिस्प्ले होने से क्या, मरीज को जानकारी रहेगी, नहीं तो उसके कई बार क्या रहता है, जानकारी भी रहती है, लोग उसके बाद भी नकद ले लेते हैं। तो ऐसी जो शिकायत आती है उसमें हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, और सुपरविजन मॉनिटरिंग हमारी टीम कर रही है। नर्सिंग होम एक्ट को लेकर सुधार किए, बहुत सारा ऐसा था कि पहले परमिशन नहीं मिलता, आपके आने के बाद बहुत सारे अस्पतालों को परमिशन भी मिला। हाँ। वो किस तरह की दिक्कत थी और कैसे उसको सॉल्व किया आप? नर्सिंग होम एक्ट में, जैसे मैं आपको बताया, सितंबर में जब मुझे प्रभार मिला तो उसमें मैंने सबसे पहले देखा कि बहुत सारी फाइलें जो हैं उसमें पेंडिंग पड़ी हुई थी। कई बार क्या रहता है, जो उसके नॉर्म बने थे, नर्सिंग होम एक्ट 2013 का जो ये नियम बना था, इसमें ये रहता है कि आपको एनओसी जो है, पर्यावरण की एनओसी, फायर एनओसी, बीएमडब्ल्यू, एसएमएस, ये सब की एनओसी उसमें जरूरी थी। भवन अनुज्ञा की एनओसी जरूरी थी। उसके बाद फायर एनओसी भी रहेगी उसमें, पार्किंग के भी, ये सब दिन। ये सब नॉर्म कंप्लीट करने के लिए जो लोग आते थे, अप्लाई करते थे एप्लीकेशन, अभी उसमें क्या होता था कि लोग फाइल जमा करके जाते थे, फिर उसके बाद एक बैठक होती थी यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति की। बैठक के बाद फिर वो फाइल जो है
कलेक्टर के पास जाती थी, फिर वहां से ये आदेश निकलता था परमिशन का। लेकिन क्या होता था, जब मैं आया तो बहुत सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी थी, किसी का फायर यूनिट एक्सपायर हो गया, किसी का BMW हो गया। तो जब मैंने उसको गहन से जांच किया तो मैंने ये पाया कि किसी का 10 दिन पहले हुआ, किसी का 1 महीने पहले हुआ, और जो उनका आवेदन था वो 4-4 महीने से पड़ा था, 5-5 महीने से पेंडिंग था। तो मैंने सबसे पहले उसको रोक करके इसमें फोकस किया और लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप ये NOC लेकर के आए। हमने बकायदे चिट्ठी पत्राचार भी किया फायर को भी, पर्यावरण को भी, कि आप इनका बना करके दें, क्योंकि इसकी वजह से। और मुझे याद है कि मैं 72 दिन के अंदर, उस समय की मुझे याद है, मैंने 88 लाइसेंस जो है बनवा करके जारी करके दिया, और अभी 31 लाइसेंस और अभी ये अपने आप में रिकॉर्ड है आपके आने के हाँ बाद, ऐसा अभी लगता तक है। तो वैसे ही है। और अभी 31 लाइसेंस जो है कल संभवतः साइन हो जाएगा, मैडम पास हो गया, क्योंकि आचार संहिता की वजह से रुका हुआ था, वो भी मिल जाएगा। तो लोगों को, कई लोग मुझे आकर के बोले भी, कई नर्सिंग होम और हॉस्पिटल संचालक, कि आपके आने के बाद जो है हमारा लाइसेंस मिल गया, नहीं बहुत दिन से हम पड़े थे। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मतलब थोड़ा स्लो था या क्या वजह थी पेंडिंग, मुझे समझ में नहीं आया। बट ये जरूर है कि चाहे छोटा अस्पताल हो बड़ा अस्पताल हो, लोग अपनी एक इच्छा रखते हैं कि हमको जल्द से जल्द लाइसेंस मिले ताकि वो अपना संचालित कर सके। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि जनहित में जो भी कार्य हो सके वो अपन करने की कोशिश करें, पूरे प्रक्रिया को पालन करते हुए। कुछ जो OPD खोल के रखे हैं कोई डॉक्टर ऐसे हैं, तो क्या उनका कुछ निर्धारण है क्या कि इतने ही पैसे में OPD चेक करना है? कोई 600 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 100 में ही कर दे रहा है, तो ऐसा कुछ निर्धारण है क्या? नहीं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि मतलब आपको इतना पैसा लेना है, इतना है। बट और ये जरूर है कि अगर इस तरह कोई बिल्कुल गलत तरीके से, अगर कोई उगाही के तरीके से अगर पैसा ले रहा है, अगर उसकी लिखित शिकायत आती है तो हम उस जांच बिंदु में उसको निर्धारित करके करते हैं। और ऐसे 1-2 शिकायत हमको आई थी, जो डेंटल डॉक्टर थे, उनके यहाँ से कई लोग आए थे कि हमारा, हमने ये दांत बोला था, हमारे ये कर दिए हैं। तो उसको हमने जांच में सही पाया, उसके बाद उनका पैसा भी हमने लुटाया और उनको चेतावनी देकर के छोड़ा दिया। OPD के लिए कोई फिक्स नहीं है, वो अपने OPD डॉक्टर के अपने लिए- हिसाब से ले सकते हैं? ऐसा OPD के लिए ऐसा कोई इस तरह का अभी मार्गदर्शन मिला नहीं ऊपर से, ना इस तरह की कोई गाइडलाइन हमको। अब कोई सिर्फ खांसी के लिए जा रहा है, कोई अगर मान लीजिए बुखार के लिए जा रहा है, अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे डॉक्टर है, कहाँ के हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि शिकायतें भी जो आती है इसकी नहीं आती। ज़्यादातर शिकायतें आती हैं कि अगर ऑपरेशन किए या कोई चीज़ का छोटा प्रोसेस किए तो उसकी शिकायतें आती हैं। OPD में ऐसा कुछ निर्धारित नहीं था। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जिला अस्पताल में तो ठीक है, 10 रुपए की जो स्लिप है पहले 2 रुपए की रहती थी जीवनदीप समिति में। बट प्राइवेट सेक्टर में अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है कि आपको अगर ये, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती है OPD में, क्या बीमारी होगी, कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उनका अलग है, अलग अलग तरह की अलग व्यवस्थाएं हैं उसमें। आप लगातार काम कर रहे हैं, तो कुछ आरोप भी लग रहे हैं अभी कि जांच के नाम पर डॉक्टर साहब वसूली कर रहे हैं, चमका के पैसा मांग रहे हैं, वो कितना सच है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट 2 चीजें बताना चाहूंगा इस संदर्भ में, क्योंकि मैं जब से आया हूँ इसमें, और जो भी हमारे उच्च अधिकारी या जो भी जिले के प्रमुख हैं, अगर वो कोई हमको इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए हैं, तो मैं उसका पूरे प्रक्रिया को नियमित रूप से नियम के अनुसार पालन करके ही कोई कार्रवाई होती है। और चूंकि मैं नर्सिंग होम एक्ट का नोडल हूँ, मुझे अगर ये इंस्ट्रक्शन मिलता है माननीय कलेक्टर मैडम से या कलेक्टर के यहाँ से या CMHO के यहाँ से, तो उसमें जो भी बिंदुवार जांच होती है उसको पूरा जांच करके तभी उसमें कार्रवाई होती है। जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक रैकेट चल रहा था, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, और आप देखेंगे कि चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, जब हम उसमें कार्रवाई करते हैं तो जब आदमी गलत रहेगा तो वो इधर उधर भी जाएगा। तो ऐसे कई लोग कुछ जनप्रतिनिधियों के यहाँ भी जा करके उनको भ्रामक जानकारी दिए, लेकिन जब उनको हमने बताया ये तो उनको ये सही लगी कि आपने सही कार्रवाई की। तो बहुत सारे लोग मनगढ़ंत ये आरोप बेबुनियाद है। और आप देखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके VY हॉस्पिटल जहाँ प्रसूता की मृत्यु हुई थी,
और 6 महीने तक उसने इसको छुपाया था और लगातार उसको 4-5 नोटिस दी गई थी। वो घुमा फिरा के जवाब देता था और कहीं न कहीं यहाँ से जो कार्रवाई कलेक्टर मैडम ने की, वो जा करके उसने हाई कोर्ट में अपील किया, वहाँ से खारिज होकर के डायरेक्टेड में आया। डायरेक्टेड में गए, वहाँ पे उसका देखे और वहाँ से भी खारिज हो गया। ऐसे प्रक्रिया को नियमानुसार पालन करने के बाद ही कार्रवाई होती है। उसके बावजूद अभी वो उस एक लेडी है, क्या नाम है, प्रभा पटेरिया, वो डॉक्टर भी नहीं है, उसके साथ बैठ करके उसने खुद अपना बयान दिया कि अभी जो आई थी तो कैसे इमरजेंसी में देखी। मतलब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जो महिला जिसकी डेथ हुई थी, नियमानुसार 48 घंटे में सीएमएचओ ऑफिस में उसको सूचना देना चाहिए मार्टिनल डेथ की, जो नियम है, लेकिन 6 महीने तक वो छुपाए। तो कार्रवाई जो हुई वो बीवाई हॉस्पिटल के लिए इसीलिए हुई, उसको पूरा समय दिया गया। उसने 20,000 रुपए जो फाइन लगा था वो भी नहीं जमा किया। जब कार्रवाई हो गई उसके बाद वो माफीनामा लिख रहा है, 20,000 रुपए जमा कर रहा है। अब जो ये कार्रवाई हो रही है उसमें अभी मैंने कल ही एक नोटिस जारी किया है। कल जब हम वहाँ पे टीम के साथ गए तो देखें उसके यहाँ बीएमएस और खून पेशाब की जांच, जबकि पास न उसके पास कोई डिग्री बीएमएस की है न एलोपैथी की है। और वो ये भी जानकारी लिखी, जो आश्चर्य होगा, कि वो इसके पहले चंदूलाल चंद्राकर जो हॉस्पिटल है नेहरू नगर भिलाई में, वहाँ पे काम की 4 साल। उसके बाद फिर अभी 30 तारीख को या 28 तारीख को उसको शंकराचार्य से हटाए हैं या रिजाइन दी है, वहाँ भी 4 साल काम की। और मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड में उसको ऐसे लोगों को जो डॉक्टर नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो जा करके एनआईसी में, आईसीयू में उसको बकायदा जो है गर्भवती महिलाओं को भी देखने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है, वो भी मेरे पास है साक्ष्य के रूप में। इसके साथ साथ वो नर्सिंग होम दुर्ग, जो कोठारी नर्सिंग, वहाँ काम की है। तो इस तरह की चीजें जो जनहित से जुड़ा हुआ है, अगर मैं ये जनहित का काम नहीं करूंगा तो ऐसे लोग एक रैकेट चला करके कहीं न कहीं आम जनमानस को या आम पब्लिक को लगातार लापरवाही करते हुए कभी किसी की मृत्यु हो जाएगी। उसी का परिणाम। सबसे ज्यादा अनुमति देने के बाद भी इस तरह के आरोप लगते हैं, तो कैसा लगता है कहीं काम करने का? नहीं, देखिए, मेरा तो मैं कभी इससे विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर है। और मैं तो सबको बताता हूँ, आप प्रमाणित करिए। अभी इसमें इसको भी मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में भी बताया है। और जो एक्ट है उसके तहत जो भी छोटे मोटे, सब तो नहीं, क्योंकि कहा जाता है एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो सब तो वैसे, लेकिन कुछ इस तरह के हैं जो कहीं न कहीं लाभान्वित होते होंगे, तो उनको तकलीफ हो रही होगी, हो सकता है वही लोग इस चीज को कर रहे हैं। उसको भी संज्ञान में लेकर के पूरी कटिंग, और उसमें भी नियमानुसार आने वाले समय में आपको आयुष्मान में कोई लापरवाही कर रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, तो उसको आम जनता से किस तरह का अपील करेंगे कि आपके पास सीधा शिकायत करें? कैसा? मेरा यही सबसे अपील है, जितने भी इसके लाभार्थी हैं, जो भी आयुष्मान जिनका कार्ड बना हुआ है, अगर उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है तो सभी अस्पतालों को हमने निर्देशित किया है, वो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी आपको बनाने में मदद करेंगे। और अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी भी संस्था में जाते हैं जहाँ पे आयुष्मान इम्पैनल्ड है, वहाँ पे अगर आपसे कोई भी नकद लेते हैं, अगर आपके उसमें आयुष्मान कार्ड में अगर वो बीमारी, अगर आपको उसकी सुविधा मिल रही है, उसके बावजूद भी अगर लेते हैं, आप बिल्कुल उसके लिखित शिकायत दीजिए या 104 नंबर में शिकायत करिए। हम तत्काल उसको नोटिस कर करके, तुरंत नोटिस भेज करके और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हम लगातार इसमें संज्ञान में लेकर के जो भी शिकायतें आ रही है उसका निराकरण भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना भी छोटा हॉस्पिटल हो, अगर जनहित में कोई भी कार्य का नुकसान होगा तो उसमें हम बिल्कुल आगे रहेंगे। और आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग बिल्कुल संज्ञान में लेकर के तुरंत लिखित में शिकायत करें या 104 में हमको सूचित करें। ये आपने सुना, डॉक्टर अनिल शुक्ला थे, जो नोडल अधिकारी हैं नर्सिंग होम एक्ट के। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दुर्ग जिला में हर किसी को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि जो नर्सिंग होम लगातार वहां पर अनुमति लेने के लिए कई सालों तक चक्कर लगाते थे, वो उनको तत्काल अनुमति भी दिए हैं। और अभी भी कई नर्सिंग होम हैं जिनको अनुमति के लिए आवेदन लगाए थे, उसको भी दे रहे हैं। लगातार व्यवस्था बनाने में ये अपना काम कर रहे हैं और बेहतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, यही इनकी मंशा भी है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।